Hello students, welcome again. So today we are discussing with discontinuity criteria. So we start with A is a subset of R and F is a function from A to R and C belonging to A. Then F is discontinuous at C. जैसे sequential criteria होता है continuity का, ऐसे discontinuity. We say F is discontinuous at C if and only if there exists a sequence. इस बार minimum xn in A such that xn converges to C but fxn does not converge to fc. मतलब इसमें दो पॉइंट है. अगर डिसकंटिन्यूअस है तो एक सीक्वेंस ऐसा जरूर मिलेगा जो C पे कन्वर्ज कर रहा होगा बट उसकी फंक्शन वैल्यू FC पे कन्वर्ज नहीं करेगी. इसी का कन्वर्ज क्या है कि अगर आपके पास एक ऐसी सीक्वेंस है जो C पे कन्वर्ज करती है और उसकी फंक्शन वैल्यू FC पे कन्वर्ज नहीं करती है तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा C पर. तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनको करते समय हम इनका यूज करेंगे. और यूज कैसे करेंगे? आपके पास एक फंक्शन होगा और शो करना होगा कि वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है C पर. तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे? हम एक सीक्वेंस सोचेंगे. ऑब्वियसली थोड़ा मुश्किल काम होता है. एक सीक्वेंस लेंगे जो C पे कन्वर्ज कर रही हो और फिर उसको जब फंक्शन में डालेंगे तो वो FC पे कन्वर्ज नहीं करना चाहिए. अगर ऐसा एग्जांपल हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया तो हम कह पाएंगे कि हमारा फंक्शन C पे कंटिन्यूअस नहीं है. ठीक है. इसके बाद हमारा एक डेफिनेशन आता है कि कॉन्टिन्यूटी ऑन ए सेट क्या होता है. जैसे अभी हम कह रहे हैं ना कॉन्टिन्यूटी एट ए पॉइंट, कॉन्टिन्यूटी एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पे कंटिन्यूसी. तो अगर हम कहें कंटिन्यूटी ऑन ए सेट क्या होता है तो सिंपल सी वर्ड से ही मतलब पता चलता है कि आपके पास एक फंक्शन है A to R. तो ऐसा हो सकता है इसके कुछ पॉइंट्स पे कॉन्टिन्यूअस है फंक्शन और कुछ पॉइंट्स पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है. तो डेफिनेशन में फिलहाल हमने एक सेट B लिया है. B इज सबसेट ऑफ A. So we say F is continuous on the set B if it is continuous at every point of B. Okay. मतलब अगर किसी सेट के सारे पॉइंट्स पे वो कॉन्टिन्यूअस है तो हम कहेंगे कि वो B सेट में कॉन्टिन्यूअस है. अगर सपोज B A के इक्वल हो जाए मतलब सेट A के ही सारे एलिमेंट पे आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाए तो हम कहेंगे कि हमारा फंक्शन डोमेन A में कॉन्टिन्यूअस है. ठीक है. अच्छा, अगर हम इसके प्रूफ की बात करें कि 5.1.4 का प्रूफ क्या है तो देखो इसका प्रूफ भी बड़ा आसान सा होता है. एक्चुअली इसका प्रूफ क्या है? सीक्वेंशियल क्राइटेरिया हमने लिख दिया, वही इनफ है. इसका प्रूफ देखते हैं कैसे होगा. तो इसका प्रूफ पढ़ने के लिए आपको दो चीजें आनी चाहिए. एक तो नेगेशन कैसे बनाते हैं. सो अगर आपके पास लिखा है स्टेटमेंट A इफ एंड ओनली इफ, स्टेटमेंट को यूजुअली P Q से डिनोट कर देते हैं. P इफ एंड ओनली इफ Q. सो इट्स नेगेशन क्या होगा? व्हाट इज द नेगेशन ऑफ दिस? नेगेशन ऑफ P इफ एंड ओनली इफ नेगेशन ऑफ Q. एक पॉइंट तो ये यूज होगा इसमें. दूसरा, अगर आपका फॉर ऑल x Px इज ट्रू ऐसी स्टेटमेंट है तो इसका नेगेशन क्या होगा? इसका नेगेशन होता है देयर एग्जिस्ट x फॉर विच Px इज फॉल्स या नॉट ट्रू. ठीक है. अब इन दोनों लैंग्वेज का मीनिंग अगर हमें पता है, इन दोनों की नेगेशन की समझ है तो इसका प्रूफ आसानी से हो जाएगा. इसमें मैं एक स्टेटमेंट तो इसे लूंगा F इज कॉन्टिन्यूअस एट C और दूसरी एक अलग से. ठीक है. सो इफ एंड ओनली इफ में अगर आप नेगेशन लगाते हैं तो ये दोनों चीजें सेम होती हैं, है ना. ये और ये दोनों सेम है. ये दोनों सेम नहीं है, ये तो उसका नेगेशन है. इफ एंड ओनली इफ का नेगेशन सेम होता है क्योंकि इफ एंड ओनली का मतलब इफ एनी वन ऑफ देम इज ट्रू देन बोथ आर ट्रू एंड इफ एनी वन ऑफ देम इज फॉल्स देन बोथ आर फॉल्स. तो P इफ एंड ओनली इफ Q लिखो या नेगेशन ऑफ P इफ एंड ओनली इफ नेगेशन ऑफ Q लिखो. ठीक है. सो इसका नेगेशन देखते हैं. तो नेगेशन ऑफ 5.1.4 तो क्या होगा ये? F इज कॉन्टिन्यूअस क्योंकि डिसकंटिन्यूअस का नेगेशन क्या होगा? F इज continuous
इफ एंड एट सी, इफ एंड ओनली इफ, अब इसका नेगेशन बनाना आना चाहिए। ठीक है, ये एक दूसरे की नेगेशन है। क्या लिखा है इसमें, देयर एग्जिस्ट समथिंग, अब सीक्वेंस छोड़ो, देयर एग्जिस्ट समथिंग सच दैट दिस डज नॉट ट्रू, इसी टाइप का लिखा है, फॉर एक्स देयर एग्जिस्ट एक्स फॉर विच पी एक्स इज फॉल्स। तो इसका अपोजिट नेगेशन क्या होता है इसका, कि फॉर ऑल एक्स पी एक्स इज ट्रू। ठीक है, तो अब आपके पास क्या लिखा है, देयर एग्जिस्ट सीक्वेंस फॉर विच एफ एक्स एन इज नॉट कन्वर्जिंग टू। तो अगर आप इसका नेगेशन बनाओगे तो क्या होगा, फॉर ऑल एक्स एन इन ए विद एक्स एन कन्वर्जेस टू सी वी हैव एफ एक्स एन कन्वर्ज टू एफ सी। ठीक है, तो इसका नेगेशन ही ऐसा होता है, और बिकॉज दिस स्टेटमेंट इज इफ एंड ओनली इफ स्टेटमेंट, सो दिस एंड इट्स नेगेशन बोथ आर सेम। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो 5.1.4 लिखा है वो नेगेशन है किसका, सीक्वेंशियल क्राइटेरिया का, सीक्वेंशियल क्राइटेरिया ऑफ कॉन्टिन्यूटी। इसीलिए ये बुक में इसका प्रूफ नहीं लिखता, बिकॉज इट्स जस्ट ए नेगेशन। तो अगर हमें नेगेशन की समझ है तो उसकी हेल्प से हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, हम एक दो एग्जाम्पल देखते हैं, इसके एग्जाम्पल करते हैं कि क्या है। सो एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए आप जरा, क्या है। ओके, सो एग्जाम्पल 6 का जो फर्स्ट पार्ट है वो कांस्टेंट फंक्शन है, एफ एक्स इज इक्वल टू बी, और हमें क्या शो करना है, हमें शो करना है कि दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एवरी रियल नंबर। तो एवरी रियल नंबर पे कंटिन्यूस शो करना है तो आपको एक अननोन पॉइंट रियल नंबर लेके चलना पड़ेगा। अगर वो बोल देता कि भाई 1 पे 2 पे ऐसे किसी नंबर पे कंटिन्यू शो करना है तो आपके पास नंबर है। ठीक है, सो लेट सी बी एनी रियल नंबर। अब मुझे कंटिन्यू शो करना है तो मैं डेफिनेशन को ही फॉलो करना चाहूँगा फिलहाल, दैट एब्सोल्यूट ग्रेटर देन 0। हमें क्या करना है, एक डेल्टा ढूंढना है विच इज पॉजिटिव, उससे क्या हो कि इफ मॉड एक्स माइनस सी इज लेस देन डेल्टा देन मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ सी इज लेस देन आप सी आ जाए। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास, बी, एफ सी की वैल्यू क्या आएगी, बिकॉज फंक्शन इज कांस्टेंट। सो अगर फंक्शन कांस्टेंट है तो उसकी वैल्यू भी बी आएगी विच इज 0, एंड 0 इज ऑटोमेटिकली लेस देन आप सी, है ना। तो इसमें मतलब स्पेशली डेल्टा की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट डेफिनेशन को फुलफिल करने के लिए यू कैन राइट एनी पॉजिटिव नंबर हियर। तो आप यहाँ पर कुछ भी लिख दें पॉजिटिव। सो डेफिनेशन कंप्लीट्स, इट मींस f is continuous at C since C belong to R is arbitrary, therefore f is continuous on R। मतलब ये फंक्शन हर रियल नंबर्स पे कंटिन्यूअस। ठीक है, सिमिलरली हम नेक्स्ट आइडेंटिटी फंक्शन लेके चलते हैं। सो सेम प्रोसेस, दैट सी बिलोंगिंग टू रियल, इसको भी हमें यही शो करना है कि इट इज कंटिन्यूअस ऑन आर। सो लेट ऑप्शन ग्रेटर देन 0, चूज सम डेल्टा। ये मेथड हम पहले भी कर चुके हैं लिमिट में, तो सेम चल रहा है। तो मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ सी, तो देखो एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स, एफ सी की वैल्यू क्या होगी, सी होगी। एफ सी की वैल्यू एक्स की जगह सी लिखेंगे तो एफ सी की वैल्यू सी होगी, एंड दिस वैल्यू देखिए, दिस वैल्यू इज लेस देन डेल्टा, और हमारा एम क्या होता है, इसको लेस देन एप्सिलॉन बनाना। सो दिस इज एप्सिलॉन। अगर हम डेल्टा को एप्सिलॉन चूज कर लें, so this term becomes less than epsilon and our function becomes continuous at C since C belong to R is arbitrary, therefore F is continuous on R। ठीक है, तो ये आपके दो स्मॉल से एग्जाम्पल हैं। जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर वाला, उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, फिर हम बाकी के एग्जाम्पल कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम
कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो प्रीवियस वीडियो की कॉन्टिन्यूशन में हम सी पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 5.1.6 का, जिसमें हमें शो करना है द फंक्शन एक्स स्क्वायर इज कॉन्टिन्यूस एट एवरी रियल नंबर। तो प्रोसेस बिल्कुल वही रहेगा। सो लेट C belong to R be any real number. Let C greater than 0 be any number. तो आपको डेल्टा सर्च करना है, बट क्वांटिटी के केस में डेल्टा सर्च करना जैसा कि आप जानते हैं वो डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो पहले हम अपना कैलकुलेशन करते हैं कि हम अपने फंक्शन को कितना स्मॉलर बना सकते हैं, ओके। सो स्टार्ट विद fx माइनस fc। हमारा एम क्या है, एक ऐसा डेल्टा ढूंढना जिसमें क्या हो जाए, मॉड एफ एक्स माइनस सी लेस देन डेल्टा होने पर ये वैल्यू लेस देन आपसे लेना है, ठीक है। तो अभी हम, क्योंकि प्रीवियस दो एग्जांपल्स में तो वैल्यू बहुत सिंपल सी थी, एक्स माइनस सी डायरेक्ट आ रहा था, इसलिए हमने डायरेक्ट डेल्टा चूज कर लिया। बट इन दिस केस वी आर नॉट एबल टू से डायरेक्टली व्हाट इज द सुटेबल डेल्टा। तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं जितना भी पॉसिबल हम कर सकें। सो हमने एफ एक्स की वैल्यू लिखी है एक्स स्क्वायर, एफ सी की वैल्यू लिखी सी स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं कैसे। सो स्टार्ट विद फैक्टराइजेशन, ठीक है। प्रोडक्ट वाली मॉडुलस प्रॉपर्टी लगाइए, मॉड ऑफ ए इंटू बी कितना होता है, मॉड ऑफ ए मल्टीप्लाई मॉड ऑफ बी। नाउ यूज ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी इन सेकेंड मॉडुलस। इसमें ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी लगाइए, मॉड एक्स प्लस मॉड एस, इस तरीके। नाउ स्टॉप हियर। अब हम डेल्टा पे कंडीशन डालेंगे, इफ मॉड एक्स माइनस सी इज लेस देन डेल्टा, डेल्टा की जगह कोई नंबर ले लेंगे सुटेबल, 1 ले लिया, देन व्हाट हैपन, क्योंकि मुझे ना ये वैल्यू हटानी है। इस टाइप के क्वेश्चंस में हमेशा क्या करना होता है कि जब आपके पास कोई भी x आ गया है एक्स्ट्रा, किससे एक्स्ट्रा, x माइनस सी से एक्स्ट्रा, आप चाहे लिमिट का क्वेश्चन कर रहे हैं चाहे कॉन्टिन्यूटी का रूल सेम है, x माइनस सी तो आएगा ही आएगा, कंपलसरी है। x माइनस सी को छोड़ के जितने भी x हैं उन सबको पहले आपको रिमूव करना होता है। उसको रिमूव करने के लिए आप डेल्टा पे कंडीशन लगा सकते हैं, आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो ये जैसे यूजुअली मैंने 1 लिया है, किसी किसी केस में वो c पे डिपेंडेंट होता है, जैसे 1/x के केस में। सो डिपेंडिंग क्वेश्चन टू क्वेश्चन, क्योंकि ये फिक्स मेथड नहीं है कि भाई डेल्टा को हमेशा हम क्या लें। अगर डेल्टा परमानेंटली फिक्स हो जाए तो फिर तो सारे एग्जाम्पल एक ही तरीके से हो जाएंगे, ठीक है। तो सारे एग्जाम्पल एक तरीके से ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसमें देखो क्या करने वाले हैं। सो मैं इसमें ये प्लस माइनस सी करना चाह रहा हूँ। मैंने मॉड एक्स कंसिडर किया, C प्लस माइनस किया, नाउ अप्लाइंग ट्रायंगल इनइक्वालिटी। अब मॉड एक्स माइनस सी को मैंने लेस देन 1 एज्यूम किया हुआ है, ठीक है। जिसने लिमिट में ये नहीं किया है थोड़ा अजीब लग रहा है, तो मैं इसको भी धीरे धीरे एक्सप्लेन करता चलूंगा बाद में। सो आप देखिए ध्यान से, करेक्ट। यूजिंग 2 in 1 व्हाट वी हैव, देखो। सो अब ये यहाँ पर डाल दो पहले, तो कितना हो जाएगा आपके पास, मॉड एफ एक्स माइनस एफ सी विच इज ऑलरेडी लेस देन मॉड एक्स माइनस सी एंड मॉड एक्स प्लस सी लेस देन इक्वल टू मॉड एक्स माइनस सी। हाँ देखिए, अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, ये वाली इक्वेशन वहाँ कॉपी कर ली ऊपर। मॉड एक्स लेस देन है किससे, 1 प्लस सी से, लेस देन लिखा है तो यहाँ लेस देन ये हटा दें, तो कितना आ गया 1 प्लस मॉड सी प्लस मॉड सी। एक मॉड सी तो देखो ये लिखा हुआ वो तो सेम है, इस x की जगह आपने 1 प्लस मॉड सी लिखा है, ठीक है। सो व्हाट यू हैव मॉड x माइनस सी एंड 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ मॉड सी। इसको छोटा नाम रख देते हैं ताकि लिखने में आसानी हो। अगर आप नहीं लिखना चाहते तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, अदरवाइज कांस्टेंट है। सो हमने एक स्मॉल सिंबल दे दिया उसके लिए k। अब देखो हमारा एम क्या है, दिस टर्म लेस देन ऑप्शन, तो हम क्या करें, दिस इज लेस देन दिस वन इफ वी टेक, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इफ वी टेक दिस वन।
अब हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर ये वैल्यू जैसे यहाँ लिखा है, ये वैल्यू अगर ऐसी हो जाए लेस देन एप्सिलॉन बाई के हो जाए, देन दिस वैल्यू इज लेस देन एप्सिलॉन, जो हमारा एम है। सो अब इस पूरे को ओवरव्यू में देखो मैं क्या कहता हूँ। अब हम कहते हैं कि हमारा एम है कि भाई ये लेस देन एप्सिलॉन हो जाए, जो कि वहां हुआ फिलहाल, बट किस सिचुएशन में, व्हेन मॉड x माइनस सी इज लेस देन सम पॉजिटिव नंबर से डेल्टा। तो हमने क्या कहा कि भाई अगर ये वैल्यू 1 से छोटी हुई तो हम यहां तक पहुंच सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसी कंडीशन के बिहाफ पे हमने यहां तक कैलकुलेशन कर लिया। अब हम कह रहे हैं कि अगर आपको एप्सिलॉन पे पहुंचना है तो ये वैल्यू इससे भी छोटी होनी चाहिए, मतलब 2 बार सिचुएशन आ गई, एक बार 1 से छोटी होनी चाहिए तो यहां तक पहुंचेंगे, और अगर एप्सिलॉन तक पहुंचना है तो इससे छोटी होनी चाहिए। तो फाइनली यहां तक पहुंचना है तो क्या होना चाहिए, तो दोनों को हम नंबर्स में सोचते हैं। मान लो ये वैल्यू 1 है और ये वैल्यू 2 है, सपोज एप्सिलॉन और के की वैल्यू ऐसी है कि वो 2 है, तो हम क्या कह रहे हैं कि अगर 1 से छोटा हुआ तो यहां तक पहुंच जाएंगे और 2 से छोटा हुआ तो यहां तक पहुंच जाएंगे। तो दोनों को थोड़ा सोचो, एनालाइज करो। तो आप ये कह सकते हो, देखो एक कंडीशन 1 से छोटे नंबर्स के लिए ट्रू है, दूसरी कंडीशन 2 से छोटे नंबर्स के लिए ट्रू है, तो दोनों कंडीशन कब ट्रू होंगी, ऑब्वियसली लेस देन 1 के लिए ट्रू होंगी, है ना। तो दोनों कंडीशन 1 से छोटे नंबर्स के लिए ट्रू होंगी। सो हमें फाइनली जो अपना सुटेबल डेल्टा बताना चाहिए वो क्या होना चाहिए, डेल्टा इज मिनिमम ऑफ 1 एंड एप्सिलॉन बाय के। वन थिंग मोर, ये जो k डिवाइड में लिखा है, सो बी केयरफुल, k इज ए पॉजिटिव एंड 0 ग्रेटर देन 0, अदरवाइज अगर ग्रेटर देन 0 नहीं होता तो हम डिवाइड में नहीं लिख सकते थे, है ना। सपोज अगर k 0 होता तो प्रॉब्लम में आ जाती। तो जब भी आपके पास डबल सिचुएशन आ जाए तो आप हमेशा क्या करें, उन दोनों का मिनिमम ले लें। अगर लेस देन की सिचुएशन है तो लिमिट्स कंटिन्यूटी में तो हमेशा लेस देन ही आती है, सीक्वेंस में ग्रेटर होता है। अगर आपने ध्यान दिया तो n ग्रेटर देन k1, n ग्रेटर देन k2, तो उसमें मैक्सिमम लेते हैं हमेशा। सो टेक दिस, सो दैट इज इफ mod x minus c is less than delta now, then we can say fx minus fc is less than fc, मतलब यहां तक पहुंच जाएंगे। इट मीन्स f is continuous at c, since c belong to r is arbitrary। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है अननोन नंबर, कोई भी रियल नंबर उठा लिया और उस पर आपने कॉन्टिन्यूस शो कर दिया। तो सिंस c is arbitrary, therefore f is continuous on r। f मतलब x स्क्वायर, मतलब जो x स्क्वायर फंक्शन होता है वो हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस होता है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, d वाला हम करते हैं अब इसके बाद। ओके, सो आपका जो d पार्ट है वो है 1/x। ओके, सो आपका क्वेश्चन क्या है, fx इज इक्वल टू 1/x एंड टू शो f इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0, मतलब 0 से बड़े हर नंबर के लिए कंटिन्यूस है। तो हमने लेट कर लिया c भी एनी रियल नंबर ग्रेटर देन 0। तो हमें क्या शो करना है, हमारा फंक्शन c पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है। सो लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। तो यहाँ तक मैंने लिख के रखा थोड़ा सा। नाउ fx माइनस fc, अब इसको लेस देन एप्सिलॉन बनाना है और कंडीशन क्या चाहिए, मॉड x माइनस सी लेस देन डेल्टा। तो क्या करेंगे देखिए, तो इसमें पहले हम fx की वैल्यू लिखते हैं। fx क्या है आपका 1/x, fc कितना होगा 1/c, ठीक है। एलसीएम ले लीजिए इसमें, c माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स, अलग अलग लिख दीजिए। x और c सभी चीजें पॉजिटिव हैं तो आप इसमें से मॉडुलस को इग्नोर कर सकते हैं और लगाना चाहें तो चॉइस है आपकी, आप लगा लीजिए, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पर मैंने टर्म को उल्टा कर दिया है, तो मॉडुलस में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, c माइनस एक्स लिखो या x माइनस। अब जैसे कि मैं पहले वाले एग्जाम्पल में मैंने कहा था कि आपको वो टर्म हटानी होती है जो एक्स्ट्रा होती है, अदर देन x माइनस सी होती है। तो ये वाली टर्म कैसे हटाएं, सो कंडीशन डालेंगे मॉड x माइनस सी पे। अब जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने 1 ले लिया था, सो दिस टाइम वी कैन नॉट टेक 1, ठीक है। तो क्यों नहीं ले सकते, मैं इसको अभी कैलकुलेशन में समझाता हूँ थोड़ा सा। सो दिस टाइम आई एम टेकिंग c/2,
नोटिस दैट सी इज पॉजिटिव नंबर, क्योंकि यहाँ पर आपको डेल्टा लिखना होता है और डेल्टा की जो वैल्यू आप चूज कर रहे हैं वो पॉजिटिव होनी चाहिए, तो c/2 पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो अब इसमें मैं ब्रैकेट ओपन करता हूँ तो देखिए क्या मिलेगा मुझे। x भी पॉजिटिव, आप मॉड हटा सकते हैं, ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं है। सो x इज लाइज बिटवीन c माइनस c/2 टू c प्लस c/2, so it becomes c/2 less than x less than 3c/2. Yes, c/2 is less than x. इस वाले पार्ट को मैं छोड़ रहा हूँ, इसकी मुझे इस सोल्यूशन में ज़रूरत नहीं है। जब डिनोमिनेटर का x हटाना होता है तो यूजुअली हम इधर लेफ्ट साइड वाला टर्म यूज करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करो, x को इधर ले आओ, c/2 को उधर ले आओ, तो 1/x is less than 2/c। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। एक हिसाब से रेसिप्रोकल हुआ है। देखो मैं 1 में जो कह रहा था वो क्या प्रॉब्लम होती, सपोज अगर मैं यहाँ 1 लिख लेता, अगर मैं यहाँ 1 लिख लेता तो क्या होता, यहाँ पे c-1 आता, एलसीएम भी नहीं ले पाते। सवाल ये कि अगर c-1 आता तो क्या रेसिप्रोकल ले सकते थे? तो प्रॉब्लम ये है कि जब भी आप रेसिप्रोकल लेते हैं तो इनइक्वालिटी में पॉजिटिव नेगेटिव का पता होना चाहिए, है ना। ये एक्चुअली इनइक्वालिटी हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं ना, ये सबसे बड़ी हमारी मिस्टेक है। इनइक्वालिटी में कभी रेसिप्रोकल ना लें जब तक कि बहुत श्योर ना हो, अदरवाइज आप कैसे करें, मल्टीप्लाई डिवाइड के थ्रू करें, जैसे ऐसे मल्टीप्लाई बाय 2। तो अगर कोई भी नंबर बीच में नेगेटिव आएगा तो आपको पता चल जाएगा, डिवाइड बाय cx। ठीक है, डायरेक्ट ऊपर नीचे करने में इसको, अगर कोई नंबर नेगेटिव हो, सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे x नेगेटिव होता तो आप रेसिप्रोकल कैसे लेते? आप अपने मन से सोचिए, क्या आप x को इधर ले आते? शायद हाँ, शायद हाँ, कुछ बच्चे नहीं भी लाते, लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आप x को यहाँ ले आते शायद, तो वो गलत हो जाता। आप इस मेथड से करके देखिए, क्योंकि जब आप cx से डिवाइड करते तो ये नेगेटिव हो जाता तो आपको साइन चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ यूजिंग दिस कंडीशन इन 2 1, so using 2 in 1, तो कितना हो जाएगा, fx माइनस fc, और इसकी वैल्यू हम कहाँ तक पहुँच चुकी है, देखो यहाँ तक आ चुकी है, तो x माइनस सी xc, मॉड लगाना जरूरत नहीं है, सो 1/c 1/x x माइनस सी लेस देन 1/x की वैल्यू देखो क्या है, 2/c। ठीक है, नाउ फर्दर ये कितना है, इसको अगर मैं ये लेट करूं एप्सिलॉन c²/2, देन इट बिकम्स एप्सिलॉन, और कंडीशन क्या आ गई, आई एम चूजिंग दिस इज एप्सिलॉन c²/2, दैट इज इफ डेल्टा इज मिनिमम ऑफ, देखो दो कंडीशन, एक यहाँ डाली थी, मिनिमम ऑफ c/2 एंड एक कंडीशन यहाँ पर डाली, देन mod of fx minus fc is less than fc, so this implies f is continuous at c, and the same statement, since c greater than 0 is arbitrary, therefore f is continuous for all x greater than 0। ठीक है, सो वो हर x greater than 0 के लिए आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, तो ये थोड़े से डिफिकल्ट हैं देखने में एग्जाम्पल, बट एक दो बार पढ़ेंगे और ये डेल्टा 1 और डेल्टा 2 की कंडीशन को समझेंगे तो सोल्यूशन आसानी से हो जाएगा। ठीक है, ओके, सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही।